Assalamu alaikum class. It's Abdul Basit, your science teacher. Students, our today's topic is question number 27. Explain pneumonia. तो बेटा जो पिछले क्वेश्चन हैं वो हम लोगों ने क्लास में कर लिए हैं, तो इस वजह से वो मैंने नहीं करवाया आपको, क्योंकि हम लोगों ने क्लास में उसको अटैम्प्ट कर चुके हैं। तो जो हमारे क्वेश्चंस रहते हैं तो उन्हें हम अटैम्प्ट करते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर आज क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ेंगे। एक्सप्लेन निमोनिया। निमोनिया इज़ एन इन्फेक्शन दैट इफेक्ट द लंग्स. Our lungs are made up of alveoli which are filled with air. When a person filled with air, when a person has pneumonia, the alveoli are filled with pus. तो बेटा हमें पता है कि हमें अपने लंग्स के थ्रू हम ब्रीथिंग करते हैं। रेस्पिरेशन हमारी जितनी भी होती है वो हमारे लंग्स के थ्रू होती है। और लंग्स का हमें पता है कि लंग्स किस चीज़ से बनते हैं। सबसे पहले ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया दो उसमें डिवाइड हो जाता है ब्रांचेस में, जिसको ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई आगे डिवाइड हो जाते हैं ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल्स के लास्ट पे बेटा एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एल्वुलाई कहते हैं। वहाँ पर हमारे जाके ये हमारे गैसेस का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का। जब हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर यानी कि हमारे गैसेस का एक्सचेंज होता है एल्वुलाई में जाके। तो बेटा एल्वुलाई में एयर होती है नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन जब हमें निमोनिया हो जाए, जब निमोनिया हो जाए तो हमें वो जो हमारी एल्वुलाइज होती हैं जहाँ पर एयर होनी चाहिए वहाँ पर बेटा पस पैदा हो जाती है, वहाँ पर पस बन जाती है। पस बेटा वो वैक्स होती है, वैक्स टाइप एक सिक्रीशंस होती है जो कि हमारी एल्वुलाई में बनना शुरू हो जाती है, जिसे रेशा कहते हैं। तो बेटा वो रेशा पैदा होने लग जाता है वहाँ पर हमारे एल्वुलाई में, जिसकी वजह से एल्वुलाई ब्लॉकेज हो जाती है, विच मेक ब्रीथिंग पेनफुल। तो एल्वुलाई बेटा में जब ब्लॉकेज होती है तो हमें सांस लेने में बहुत दुश्वारी होती है, क्योंकि जहाँ पर हमारी एयर ने जाना होता है वहाँ पर नहीं जा पाती, और उसके वजह से हम वहाँ पर जो है पस होती है, पस की वजह से हमें सांस लेने में बहुत दुश्वारी होती है। तो इसके सिम्टम्स हैं बेटा, इसकी निशानियाँ क्या हैं कि हमें कैसे पता चलेगा हमें निमोनिया हो गया है। तो सबसे पहले बेटा कफ़, हमें खांसी आएगी, फिर फीवर, हमें बुखार हो जाएगा, फिर नेज़ल कंजेशन, बेटा नाक बंद हो जाएगा, ठीक है। फिर चेस्ट पेन, चेस्ट पेन हमें हमारे जो सीने में दर्द होगी। लॉस ऑफ एपिटाइट, हमें भूख नहीं लगेगी बेटा। वीजिंग साउंड, जब हम सांस लेंगे तो बेटा सीटियाँ बजेंगी। सीटियाँ बजने की आवाज़ आपको पता होगा कि जब हम अक्सर सांस लेते हैं, जब हमें नज़ला ज़ुकाम हुआ हो तो हमें जो सांस जब लेते हैं तो हमें वो सीटियों की आवाज़ आती है हमारे चेस्ट में से, तो वो वीजिंग साउंड। रैपिड ब्रीथिंग, तेज़ तेज़ सांस आने लग जाते हैं हमें। तो ये जो बेटा ये इसकी सिम्टम्स हैं। आगे आ जाता है कॉजेज़। कॉजेज़ क्या हैं? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बेटा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, हमें बैक्टीरियाज हमारे नेज़ल कैविटी के थ्रू हमारे लंग्स तक पहुंच जाते हैं। तो नेज़ल कैविटी से, फिर हमारे इसके अलावा खुराक के थ्रू, फिर इसके अलावा जब हम सांस लेते हैं हमारे माउथ के थ्रू, तो वो नेज़ल बैक्टीरिया जो हमारे वहाँ पर पहुँच जाते हैं लंग्स तक, वहाँ पर जाके इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इसके अलावा जम्स भी बेटा वही आ जाते हैं, हमारे जरासीम वगैरह। डस्ट, किसी को डस्ट एलर्जी होती है, वो डस्ट की वजह से भी उसको निमोनिया हो जाता है। फिर इसके अलावा ये क्या है जी, फंजाई यानी कि फंगस इन्फेक्शन भी बेटा अक्सर हो जाता है। देन आ जाता है प्रिकॉशंस, इससे बचा कैसे जा सके, ये हमें निमोनिया से हम बच कैसे सकते हैं। तो प्रिकॉशन में आ जाता है मेडिसिन का इस्तेमाल करें। वॉश हैंड टू अवॉइड जम्स, हर वक्त अपने हाथ धोएं, तो जिससे हम जरासीमों से बच सकते हैं, और वो जरासीम जब हमारे हाथों पे नहीं होंगे तो हमारे लंग्स तक भी नहीं पहुंच सकते। फिर यूज़ टिश्यूज़ का इस्तेमाल करें, जब भी हमें छींक वगैरह आए तो उस वक़्त हम, या कफ़ वगैरह आए तो हम टिश्यू का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 28, डिस्क्राइब मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मैकेनिज़्म आज हम बेटा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वो ब्रीथिंग का मैकेनिज़्म ये है कि इनहेलिंग और एक्सहेलिंग। बेटा हम जब सांस अंदर लेके जाते हैं, सांस अंदर खींचते हैं, उसको हम इनहेलिंग बोलते हैं। जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो उसे हम एक्सहेलिंग बोलते हैं। ब्रीथिंग में हम यही करते हैं ना बेटा, कभी हम सांस अंदर लेके जाते हैं, फिर उसके बाद सांस बाहर निकालते हैं, फिर सांस अंदर लेके जाते हैं, फिर सांस बाहर निकालते हैं। तो सांस अंदर लेके जाने को हम बोलते हैं इनहेलिंग, और सांस बाहर निकालने को हम एक्सहेलिंग बोलते हैं। ये वाला भी बेटा हम क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन चलें फिर हम दोबारा यहाँ पे कर लेते हैं। ओवर लंग्स हैव नो मसल्स, हमारे लंग्स में कोई मसल्स नहीं होते। टू टाइप्स ऑफ बेटा ये टू आना है, यहाँ पर नो नहीं आना है, यहाँ पर टू आना है। ओवर लंग वही मैंने इसीलिए मेरे ज़ुबान से फ़ौरन टू निकला है, तो यहाँ पर टू आना है।
तो यहाँ पर ओवर लंग्स हैव टू मसल्स, टू टाइप्स ऑफ मसल्स वर्क ड्यूरिंग ब्रीथिंग। हमारे जो सांस लेने में हमारे जो दो तरह के मसल्स वो वर्क करते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स ऑफ रिब्स, रिब्स के एंड इंटरकोस्टल मसल्स और डायाफ्राम। तो बेटा हम पहले पढ़ते हैं इनहेलिंग। जब हम सांस अंदर खींचते हैं तो बेटा तब क्या होता है, व्हेन इंटरकोस्टल मसल्स पुल ओवर रिब्स, जब इंटरकोस्टल मसल्स रिब्स को पुल करते हैं, खींचते हैं अपनी तरफ, तो वो जो क्या करते हैं ओवर रिब्स आउटवर्ड जब वो इंटरकोस्टल मसल पुल करते हैं तो वो हमारी रिब्स आउटवर्ड जाती है एंड डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, और डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है। एयर एंटर द लंग्स, तो एयर हमारे लंग्स में एंटर कर जाती है, इट इज़ कॉल्ड इनहेलिंग। जब हम बेटा सांस लेते हैं तो हम एयर को क्या करते हैं, अंदर लेके जाते हैं लंग्स की तरफ, तो एयर हमारे लंग्स में पहुंच जाती है, तो इसे हम इनहेलिंग बोलते हैं। जबकि एक्सहेलिंग क्या है, व्हेन इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायाफ्राम मसल रिलैक्स, जब वो उसके बेटा बिल्कुल ऑपोजिट है, जो काम वहाँ पर इनहेलिंग में हो रहा है उसके बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पर लिख देना है कि जब इंटरकोस्टल मसल और डायाफ्राम रिलैक्स करता है, द एयर मूव आउट, तो एयर बाहर निकलती है। हमें पता है एक्सहेलिंग में हम एयर को बाहर निकालते हैं, तो हमें उसके बोलते हैं एयर मूव आउट, एयर बाहर निकलती है, इट इज़ कॉल्ड एक्सहेलिंग, तो इसे एक्सहेलिंग बोलते हैं। So that was all about beta mechanism of breathing and pneumonia. So beta prepare thoroughly. Allah Hafiz.